अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आज जी परमिट टू वर्क सिस्टम का इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी। इसके बाद इसको वाइंड अप कर देंगे। इससे पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हमने जो इनिशियल स्टार्टअप लिया वो हमने हैज़र्ड और रिस्क के हवाले से थोड़ा समझने की कोशिश की। और उसके बाद हमने इंटर डिपेंडेंट कल्चर के हवाले से चीज़ों को देखने की कोशिश की। कि हमें पता चले कि बेसिकली परमिट टू वर्क सिस्टम जो है हमें एक इंटर डिपेंडेंट कल्चर कहता है कि डेवलप करें। प्लस हायरार्की ऑफ कंट्रोल के हवाले से भी हमने समझने की कोशिश की है कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या चीज़ होती है, और परमिट टू वर्क सिस्टम बेसिकली हायरार्की ऑफ कंट्रोल के किस सेक्शन में फॉल करता है। प्लस ये है कि इसकी इफेक्टिवनेस के हवाले से भी हमने बात की कि इसकी इफेक्टिवनेस किस लेवल पे क्या इफेक्टिवनेस है। पीपी लीस्ट कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमें बाकी कंट्रोल्स की तरफ लेके जाते हैं, हमें गाइडलाइन। तो परमिट टू वर्क सिस्टम भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। देन हमने डिफरेंट नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ देखी और उसके रिस्क और उसके कंट्रोल में समझने की कोशिश की। और उसके बाद हमने देखा कि यार इसमें रोल्स क्या क्या हैं। तो मेन रोल परमिट इशूअर का है, और हमने देखा कि जो साइट का इंचार्ज होता है, जो प्रोजेक्ट का इंचार्ज होता है, या जो कंस्ट्रक्शन को लीड कर रहा होता है वो परमिट इशूअर होता है, या उसका कोई भी एलोकेटेड बंदा जो होता है वो परमिट इशूअर होता है। फिर हमने बात की परमिट रिसीवर की। तो जो एक्टिविटी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, खुद जो काम करने जा रहे होते हैं, वो बेसिकली परमिट रिसीवर होते हैं। और फिर हमने बात की परमिट कोऑर्डिनेटर क्या चीज़ होता है। यानी परमिट कोऑर्डिनेटर के पास क्लैरिकल कंट्रोल होता है, और वो इस सारे सिस्टम के क्लैरिकल कंट्रोल को मैनेज कर रहा होता है। फिर हमने बात की कि ज़्यादातर सेफ्टी से ही लोग परमिट उठा लिए रिसीवर जाते को हैं थोड़ा प्रोजेक्ट सा पे। बता दीजिएगा। ज़्यादातर सेफ्टी से ही लोग उठा लिए जाते हैं जो कि आ, आपके पास परमिट कोऑर्डिनेटर का काम भी करते हैं। आज हम ऑपरेशनल प्रोसीजर पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं परमिट टू वर्क सिस्टम में, कि परमिट का फ्लो कैसे चलेगा, परमिट कैसे चलता है। यानी अभी हमने इसमें रोल तो पढ़ लिए हैं क्या हैं, हमने एक्टिविटीज़ देख ली हैं, हमने परमिट की टाइप्स देख ली हैं, और हमने समझने की कोशिश की है कि परमिट टू वर्क सिस्टम यानी स्टैंडर्ड हमें कोई बाउंड नहीं करता है कहीं पे भी कि आपके पास ये परमिट होना चाहिए, हॉट वर्क होना चाहिए, कोल्ड वर्क होना चाहिए, एक्सकवेशन होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, कन्फाइंड स्पेस होना चाहिए। स्टैंडर्ड हमें यही कहता है कि आपका जो भी परमिट आप या जो भी एक्टिविटी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड हो, और एक स्टैंडर्ड तरीके से कंट्रोल की गई हो। अब हम फर्दर उसको कैटेगराइज, हम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती हैं चीज़ें। हम फर्दर कैटेगराइज खुद ब खुद करते हैं उसको। कोई ऑर्गेनाइजेशन हार्ड वर्क कोल्ड वर्क परमिट बनाती हैं, कोई जेनेरिक परमिट बनाती हैं, कोई कहती हैं जनरल परमिट, कोई कहती हैं मेन वर्क परमिट, और फिर उसके साथ बाकी परफॉर्मे अटैच करती जाती हैं। वर्क एट हाइट के हों या कन्फाइंड स्पेस के हों, एक्सकवेशन के हों, जो जो काम इन्वॉल्व होते हैं मेन वर्क परमिट में वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फिर वो सारे परफॉर्मे भी अटैच कर देते हैं साथ। लोटो की रिक्वायर्ड है तो साथ लोटो अटैच कर देंगे, हाइट की रिक्वायर्ड है तो हाइट का परफॉर्मा अटैच कर देंगे, और इस तरह फिर एक कंप्लीट सेट रेडी हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ऑपरेशनल प्रोसीजर क्या है, परमिट को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो कहता है सर, वर्क परमिट परमिट कंसिस्ट रिसीवर की ऑफ। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइएगा परमिट रिसीवर की। जी, परमिट रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, परमिट रिसीवर मैंने कल भी आपको बताया था कि परमिट रिसीवर जो होता है एक्टिविटी एग्जीक्यूटर होता है, जो एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अगर कल के लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं तो उसमें डिटेल इस पे काफ़ी हमने डिस्कशन की है। जनरल ये जो एक्टिविटी एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कि काम करने जा रहा है, वो रिसीवर है। अब रिसीवर की जिम्मेदारी ये है कि साइट को परमिट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेडी करना। साइट को जब वो रेडी कर लेता है देन फिर इश्यूअर के पास जाके परमिट लेना, फिर एक्टिविटी को कंटिन्यूसली सुपरवाइज करना, एक्टिविटी के ऊपर खड़े रहना ताकि उसके स्कोप में कोई चेंज ना आए। और अगर उसके स्कोप में, एक्टिविटी के स्कोप में कोई चेंज आ रहा है, वो कोई कोई चीज़ जियो पैराडाइज हो रही है, चेंज हो रही है आपके काम के हवाले से, परमिट के हवाले से, तो फिर इश्यूअर को इन्फॉर्म करके नया परमिट इशू करना। अगर कोई इमरजेंसी अकर हो गई है साइट पे तो एक्टिविटी को सस्पेंड करना,
और फिर नए सिरे से परमिट इशू करवाना। और फिर परमिट रिसीवर का ही काम होता है कि परमिट को क्लोज करना प्रॉपरली, और उसकी एक क्लोजिंग कॉपी जो है वो कोऑर्डिनेटर के हवाले करना। तो मेन जो की रोल है, जो सेंट्रल रोल है, वो रिसीवर का होता है। तो कल के अगर लेक्चर यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया, उस पर डिटेल डिस्कशन हमने इस पे की है। तो जनरल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको बता दी। अब ये परमिट का जो फ्लो होता है, या जो प्रोसीजर होता है ऑपरेशनल, वो कैसे काम करता है। वो कहता है वर्क परमिट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ 3 पेजेस। वाइट पेज शेल बी केप्ट बाय रिसीवर, kept at the work location. Yellow page shall be kept by issuer and green page shall be kept by HSE permit coordinator. परमिट के वो कहता है जी 3 पेजेस होते हैं, वाइट, येलो और ग्रीन। वाइट पेज वो कहता है कि जी रिसीवर के पास होता है और वो साइट पे पड़ा हुआ होता है, ताकि कोई भी चेक करने आए तो वहां पे वेरीफाई कर ले। सेकंड जो पेज होता है ग्रीन, वो ईश्वर के पास, सॉरी येलो पेज ईश्वर के पास होता है, और ग्रीन जो है वो परमिट कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में होता है। अब जरूरी नहीं है कि यही कलर हो। ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से कलर डिसाइड कर सकती है, ये एक जनरल प्रैक्टिस है जो कि दुनिया में चलती है। आप कोई भी कलर कोडिंग इसको दे सकते हैं, किसी कलर के भी आप 3 कॉपीज बना सकते हैं। और वो 3 कॉपीज एक ईश्वर के पास होनी चाहिए, एक आपके कोऑर्डिनेटर के पास होनी चाहिए, और एक आपकी साइट पे मौजूद होनी चाहिए जहाँ पे काम हो रहा है। यानी कंसल्टेंट का अगर कोई बंदा आता है तो वो डायरेक्ट साइट पे देखे, या इन केस वो परमानेंट कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में। नॉर्मली रूल क्या है, अगर मैं कंसल्टेंसी में हूं तो मैं जाऊंगा सीधा कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में, उससे पूछूंगा भाई आज कौन कौन से परमिट इशू हुए हैं। वो मुझे बताएगा जी आज मेरे पास ये परमिट इशू हैं, ये ओपन है, ये क्लोज हो चुके हैं। मैं कहूंगा कौन कौन से ओपन है। वो मुझे बताएगा जी फलां साइट पे ये 2 परमिट है, तो ये अभी भी ओपन है। मैं उससे वो परमिट देखूंगा, सारा देख के डायरेक्ट उस साइट पे चला जाऊंगा। अब मैं उस साइट पे जाके जो साइट की कॉपी है उसके साथ क्रॉस वेरीफाई करूंगा चीज़ों को, और उन सारी चीज़ों को चेक करूंगा। तो एक कॉपी साइट पे मैंडेटरी है, जब भी कोई बंदा आए तो साइट पे कॉपी ज़रूर लगी होनी चाहिए, या उसकी कोई फाइल पड़ी होनी चाहिए, ताकि कोई बंदा वेरीफाई करने के लिए आ रहा है तो उसको साइट पे एट स्पॉट परमिट की कॉपी मिल जाए, और उसे पता चले कि ये परमिट किस टाइम इशू हुआ है, इसका क्लोजिंग का टाइम क्या है, इसके क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, इसके स्कोप को कोई चेंज तो नहीं किया। फिर वो कहता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वर्क शैल बी प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज, लोकेशन ऑफ वर्क by identification of area or equipment to be worked upon, broad scope of work, a general nature are not accepted। वो कहता है जब भी आपने परमिट बनाना है तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उस पर लिखी होनी चाहिए। एक ब्रॉडर स्कोप नहीं होना चाहिए, एक पूरा ब्रॉड स्कोप नहीं होना चाहिए, जर्नल आपको पता होना चाहिए। यानी ब्रॉडर स्कोप नहीं आपने डिफाइन करना है। ब्रॉडर स्कोप से मुराद ये है कि आपने ऐसे ही नहीं लिख देना हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं, हम आर्ट वर्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप क्या स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, यानी आप बताएं कि जी मैं मोटर में फलां पार्ट है उसका वो हम चेंज करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग करेंगे, ताकि उस एग्जैक्ट एक्टिविटी को देखते हुए उसके हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उन पे कंट्रोल्स अप्लाई किए जाएं। आप ब्रॉडर स्कोप नहीं बता सकते। हमने जी कंक्रीट करनी है, कंक्रीट तो करनी है, लेकिन किस पोर्शन पे, किस फ्लोर पे, किस जगह पे, किस काम के लिए आप कंक्रीट करने जा रहे हैं, तो स्पेसिफिकली ब्रॉड स्कोप जो है वो परमिट पे एक्सेप्टेबल नहीं होता है। स्पेसिफिकली आपने बताना होता है काम की लोकेशन, काम की एक्टिविटी, आपका क्या प्लान काम है। प्रिसाइज स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी जो कि एग्जैक्ट उसको हिट करे और उसको पता चल जाए कि क्या काम आप करने जा रहे हैं। प्लस मेथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट, जॉब सेफ्टी एनालिसिस विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड शैल बी अटैच्ड टू ए फॉर्म पार्ट ऑफ ए परमिट। सच एडिशनल डॉक्यूमेंट शैल बी अटैच्ड टू द ओरिजिनल ऑफ द परमिट। अच्छा, आप नॉर्मली लोग पूछते हैं बहुत ज़्यादा, टिकटॉक पे भी मेरे से या यूट्यूब पे भी सवाल पूछते हैं कि जी मैथ स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट और जेएसए में क्या फ़र्क होता है। तो जो काम आप करने जा रहे होते हैं, याद रखिए उस काम को किस सीक्वेंस से करना है और कैसे परफॉर्म करना है, दैट इज मैथड स्टेटमेंट। मैथड स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना, मैथड स्टेटमेंट बनाना प्योरली ऑपरेशन टीम का काम होता है, सेफ्टी वालों का काम नहीं होता है उसमें कोई भी। हाँ, लेकिन वो बनानी ज़रूर होती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर सीमेंट इंडस्ट्री में काम करता हूँ और वहाँ पे उन्हें पीसी के अंदर जाके, प्री कंसाइनर के अंदर जाके, जिस इक्विपमेंट के अंदर यानी सीमेंट बनता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, उसके अंदर जाके कोई ब्रिक्स गिर गई हैं वो लगानी है। तो अब उन्हें उन ब्रिक्स को लगाने की मेथड स्टेटमेंट मुझे देनी है,
और उसमें लिखा होगा कि जी ये अब हमने प्री हीटर बंद किया है, अब हमें इसे 24 घंटे ठंडा करने के लिए देने हैं। फिर हमने इसकी फलां जगह से ओपन करना है। फलां जगह से ओपन करने के बाद हमारा फलां बंदे पहले रिगर स्कैफोल्डिंग करेंगे। फिर प्रोडक्शन के लोग इंस्पेक्शन कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद मैकेनिकल के लोग जाएंगे, वो एक्सटर्नल वियर टियर देखेंगे। फिर हमारे सिविल के लोग जाएंगे। इनिशियली हम टेम्परेचर सैंपलिंग करेंगे। अब देखेंगे एक प्लान्ड प्रोसीजर है जो कि एक्टिविटी को एक प्लान्ड मैनर में कैसे परफॉर्म करना है वो हमें बता रहा है। तो मेथड स्टेटमेंट प्रोवाइड करना प्योरली ऑपरेशन टीम का काम होता है, और वो परमिट के साथ अटैच करते हैं एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ परमिट। यानी अगर कोई रिसीवर परमिट इशू करवा रहे हैं, मैकेनिकल वालों ने कोई काम परफॉर्म करना है और वो कन्वेयर बेल्ट चेंज करनी है उन्होंने किसी जगह पे, अब वो हमसे परमिट इशू करवाने जा रहे हैं। जब वो हमसे परमिट इशू करवाएंगे तो वो उसके साथ मेथड स्टेटमेंट अटैच करेंगे। यानी वो हमें बताएंगे कि इसके, अच्छा, अब उसी मेथड स्टेटमेंट को देखते हुए हम क्या करेंगे, जेएसए बनाएंगे उसका। यानी उस काम के जो जो स्टेप्स मेथड स्टेटमेंट में लिखे हुए थे, अब उन स्टेप्स पे, हर स्टेप पे हमने हैजर्ड्स आइडेंटिफाई किए और उन पे कंट्रोल्स अप्लाई किए। जब हमने हैजर्ड्स आइडेंटिफाई किए और उन पे कंट्रोल्स अप्लाई किए हर स्टेप पे, तो दैट इज जेएसए। और उसके साथ हम जेएसए एंड ओनली, यानी हमें पेपर वर्क नहीं करना है, हमें वो जेएसए कम्युनिकेट करना है टीम को और उस पे लोगों के साइन भी लेने हैं। तो जेएसए उसी मेथड स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट होती है। हाँ, रिस्क असेसमेंट और जेएसए में क्या फर्क है? रिस्क असेसमेंट बेसिकली एवेल्युएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क मैट्रिक्स। यानी वो नंबर, लाइकलीहुड इनटू सेवेरिटी मल्टीप्लाई करके नंबर निकालता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। और जेएसए ज्यादातर क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, यानी कि रिस्क असेसमेंट में आप एवेल्युएट करते हैं कि ये काम हम करने जा रहे हैं, इसमें ये कंट्रोल मेजर्स हैं, इसमें इतना रिस्क है, ये हाई है, अब दोबारा कंट्रोल्स अप्लाई कर रहे हैं, अब दोबारा एवेल्युएट कर रहे हैं, अब देख रहे हैं रिस्क रेटिंग हाई है, मीडियम है, लो है, लो हो गई है, रेजिडुअल रिस्क को भी देख रहे हैं। वो एक लेंथी काम है, वो एक बड़ा काम है। और रिस्क असेसमेंट नॉर्मली पूरे प्लांट की जाती है, पूरी वर्क प्लेस की जाती है। यानी आपका एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, आप वहाँ पे काम करने जा रहे हैं, तो रिस्क असेसमेंट पूरे प्रोजेक्ट की रिस्क असेसमेंट, एक्सकवेशन वहां पे चलनी है, रीइंफोर्समेंट का काम चलना है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन चलनी है, तो वो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले सारी रिस्क असेसमेंट पूरे प्रोजेक्ट की कर लेंगे। लेकिन जॉब सेफ्टी एनालिसिस वो स्पेसिफिक काम जो आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, उसकी मेथड स्टेटमेंट को देखते हुए आप उस एक्टिविटी को ब्रेक डाउन करेंगे, उस अपनी जॉब को ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने के बाद हर स्टेप पे आप क्या करेंगे कि रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे और जस्ट कंट्रोल्स अप्लाई करते जाएंगे। एवेल्युएट आप नहीं करेंगे, कंट्रोल्स अप्लाई करते जाएंगे और अपनी टीम को कम्युनिकेट करके उनके साइन ले लेंगे। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट एंड जेएसए। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली, अगर आप किलन पे काम करने जा रहे हैं या किसी ऐसे, आप माइक्रो टनलिंग का काम कर रहे हैं, आप यूटिलिटी रिलोकेशन का काम कर रहे हैं, एक्सकवेशन का काम करने जा रहे हैं, तो पूरी प्रोजेक्ट की जो आपने रिस्क असेसमेंट की थी उसमें से रिस्क एक्सकवेशन वाला पोर्शन निकाल के इसके साथ लगा देंगे। अब आप मेथड स्टेटमेंट भी लगा दी, वो पोर्शन भी अटैच कर दिया और इस एक्टिविटी का स्पेसिफिकली जेएसए कर लिया। जब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो सिनेरियो समटाइम चेंज भी हो जाते हैं, और जब प्रोजेक्ट शुरू होने लगा होता है उस टाइम जब हम रिस्क असेसमेंट सबमिट करते हैं या बनाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमसे रह भी जाती हैं, लेकिन जेएसए में वो चीज़ें नहीं रहती हैं, क्योंकि हम एट स्पॉट काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये सिनेरियो बेस्ड होता है, हमें समझ आती है कि यार ये इस टाइम पे हम कौन से रिस्क से डील कर रहे हैं, उन पे कंट्रोल मेजर्स अप्लाई, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स परमिट के साथ अटैच होंगे। कोई भी परमिट है उसको देखते हुए तो आपने मेथड स्टेटमेंट लगानी है, जेएसए उसके साथ लगाना है और रिस्क असेसमेंट लगानी है। और फॉर एग्जांपल काम क्रिटिकल इन नेचर नहीं है, नॉर्मल रूटीन जॉब है आपकी, आप डेली एक काम करते हैं, रूटीन का आपका काम है, तो उसके लिए फिर ये इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, या जेएसए इतने ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली मेथड स्टेटमेंट लगाएं और उसके साथ जेएसए कंडक्ट कर लें। वेयर एडिशनल परमिट्स, फिर चौथे नंबर, वेयर एडिशनल परमिट्स और सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड, दे विल बी अटैच टू एंड फ्रॉम पार्ट ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम। देखिए मैंने आपको डे फर्स्ट से बताया है कि परमिट के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर स्टैंडर्ड, कि जी हाइट परमिट हो, ये हो, वो कहते हैं जी आपके पास जो काम है उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए आप
परमिट्स या सर्टिफिकेट, जो भी आप उसको नाम देते हैं। हम कतर में थे, वो सर्टिफिकेट का नाम देते थे। यानी वो कहते थे सर्टिफिकेशन टू वर्क एट हाइट, certification to work in confined space, certification to do excavation, certification to perform electrical work। तो अब हमारा एक मेन वर्क परमिट बनता था, उस पर हम जैसे ही टिक करते थे, वो उसमें लिखा होता था कि इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क रिक्वायर्ड है, हम जैसे ही टिक करते थे साथ एकदम से इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेशन अटैच हो जाती थी। उसमें लिखा होता था इसमें वर्क एट हाइट इन्वॉल्व है, हम जैसे ही टिक करते थे साथ वर्क एट हाइट की सर्टिफिकेशन ऐड हो जाती थी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चीजें वेरी कर रही होती हैं, जरूरी नहीं होता है कि एक टिपिकल सिस्टम हो और उसी को सारे कंप्लाई कर रहे हो। आपने सिस्टम को फ्लेक्सिबल रखना है, आप मेन वर्क परमिट पे जा सकते हैं उसके साथ। हाँ, ये जरूर होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपके जितने रिस्क हैं वो सारे कंट्रोल्ड होने चाहिए, वो आपको मिनिमाइज करने हैं उस परमिट के थ्रू, प्रैक्टिकली, नॉट ओनली इन पेपर। फिर वो कहते हैं रिसीवर शैल प्रोड्यूस द परमिट टू कंट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द वर्क रिक्वेस्ट इन द परमिट फॉर रिव्यू एंड वेरिफिकेशन बाय 15 hours a day प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। आप एक साइट पे काम, आपको आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा यार ये परमिट रिसीवर हो तुमने इस काम के लिए परमिट इशू कराना है, ये फलां कंट्रैक्टर आ रहा है, इसको तुमने डील करना है। आप उस कंट्रैक्टर को, वो जो आपके पास आ रहा है, आप उसको कम अज कम जो है ना सारी रिक्वायरमेंट्स बता देंगे काम करने से 15 घंटे पहले। और उसे बता देंगे भाई हमारी साइट पे ये रिक्वायरमेंट है, मशीनरी जितनी लाना थर्ड पार्टी सर्टिफाई हो, रिगर थर्ड पार्टी सर्टिफाई हो, क्रेन ऑपरेटर थर्ड पार्टी सर्टिफाई हो, लिफ्टिंग गियर्स थर्ड पार्टी सर्टिफाई हो तुम्हारे पास, इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन हुई हुई हो, गैस ऑथराइज गैस टेस्टर तुम्हारे साथ होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इतने बजे इन हो गए, इतने बजे क्लोज हो गए, परमिट की ड्यूरेशन ये है। सारा मेथड स्टेटमेंट तुमने अपने काम की लेके आनी है, अपना जेएस से कंडक्ट करना है, अपना रिस्क असेसमेंट तुमने साथ देना है, अपना ई इमरजेंसी रिस्पांस प्लान तुमने साथ सबमिट करवाना है। आप उसे 15 घंटे पहले सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी बता देंगे काम करने से पहले। ऐसा ना हो कि काम शुरू हो जाए और साथ साथ आप कहें भाई काम शुरू करो, साथ साथ मैं तुम्हें परमिट लेके देता हूँ, तो फिर बहुत सी चीज़ें बाईपास हो जाती हैं। तो बीइंग ए परमिट रिसीवर, 15 घंटे पहले आप अपने कंट्रैक्टर को पहले सारी रिक्वायरमेंट बताएंगे काम करने से पहले। फिर वो कहता है एज सून एज द रिव्यू एंड वेरिफिकेशन हैज बीन मेड द रिसीवर शैल ब्रिंग द वेरीफाइड परमिट टू एचएससी परमिट कोऑर्डिनेटर। सारी वेरिफिकेशंस हो गई हैं, सारा काम हो गया है। अब रिसीवर ने क्या किया कि वो परमिट कोऑर्डिनेटर के पास ले आया परमिट को कि जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेथड स्टेटमेंट है, ये रिस्क असेसमेंट है, ये जेएसए है, ये फील्ड परमिट है, ये इसकी टीम के लोग हैं, ये इनका इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है, ये इनके कंपिटेंसी सर्टिफिकेट्स हैं, सारी अरेंजमेंट्स करके आप ले आए कोऑर्डिनेटर के पास। फिर HSE coordinator shall scrutinize the permit, including safety precaution requirements stated in the permit and deliver it to the receiver। अब कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, सारी स्क्रूटनी करेगा उन उन डॉक्यूमेंट्स की, उनको चेक करेगा। यार इशूअर के पास जाने से पहले मैं इनको चेक कर लूं कि इनमें कोई चीज़ कमी तो नहीं है, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो सारी स्क्रूटनी करके अपने साइन कर लेता है उसके ऊपर कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिए हैं। The HSE permit coordinator should consult HSE personnel for professional advice or suggestion required to the work safely। अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो फिर वो उसको कम्युनिकेट करता है रिसीवर को, भाई इसमें ये कमी है, ये इसको पहले पूरा कर लो। अदरवाइज रिसीवर परमिट इशू नहीं, इशूअर परमिट इशू नहीं करेगा, तो ये चीज़ें पहले आप पूरी कर लो। फिर द रिसीवर शैल ब्रिंग द परमिट टू द इशूअर। जब हो गई स्क्रूटनी, सारा काम हो गया, तो रिसीवर शैल ब्रिंग द परमिट टू इशूअर। फिर रिसीवर वो लेगा, कोऑर्डिनेटर से उठाएगा कापी पूरी और इशूअर के पास चला जाएगा। हु शैल रिव्यू द परमिट टू इंश्योर दैट ऑल रिक्वायरमेंट सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स आर स्टेटेड एंड अथराइज द परमिट। वो सारी रिक्वायरमेंट्स देखेगा, प्रिकॉशंस देखेगा, सेफ्टी मेजर्स देखेगा और परमिट को अथराइज कर देगा, अलाउ कर देगा, इशू कर देगा। On the day of the work, the issuer in person, together with the receiver, shall go to the site to ensure that all requirements in the permits are met and handed over the permit to the receiver। वो कहता है जिस दिन काम करना है उस दिन इशूअर रिसीवर के साथ साइट पे जाएगा, ऑफिस में बैठ के परमिट इशू नहीं करेगा। इशूअर रिसीवर के साथ साइट पे जाएगा और साइट पे जाके सारी रिक्वायरमेंट्स फिजिकली खुद चेक करेगा और उधर साइट पे खड़े होकर परमिट इशू करके रिसीवर को देगा। नॉर्मली ऐसे होता है, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जाएंगे इंशाल्लाह या हैं तो आपने देखा होगा
सऊदीया में बहुत बड़ी साइट्स होती हैं, 35-35 40-40 किलोमीटर की साइट्स होती हैं। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट काम चल रहे होते हैं। हर जगह का परमिट रिसीवर अलग होता है, वो अपनी साइट रेडी कर लेता है। और सुबह कोऑर्डिनेटर को एक दिन पहले जाके वो बता देते हैं कल हमारा ये काम चलना है। कोऑर्डिनेटर ईश्वर से कोऑर्डिनेट कर लेता है और कोऑर्डिनेट करके बता देता है जी कल हमारे ये साइट पे काम चलने हैं। ईश्वर सुबह गाड़ी पे निकलता है और पूरी साइट घूमता है। पूरी साइट घूमता है यानी पहले एक साइट पे जाएगा रिसीवर के पास, हाँ भाई क्या काम है दिखाओ परमिट, सारी रिक्वायरमेंट्स चेक करेगा, परमिट इशू कर देगा। फिर वहां से गाड़ी पे बैठेगा अगली साइट पे, फिर इस तरह अगली साइट। अगर कोई एक रिक्वायरमेंट भी आपने फुलफिल नहीं की, फिर ईश्वर निकल जाता है, फिर ईश्वर वापस नहीं आता है, क्योंकि उसने अगली साइट्स पूरी कवर करनी होती है, उसकी भी ड्यूटी होती है। तो फिर आपका दिन अगले दिन ही आता है। तो रिसीवर अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन ईश्वर के आने से पहले कर लेता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई तो ईश्वर क्या करते हैं, वो निकल जाते हैं तो उन्होंने तो आगे 30 परमिट इशू करने होते हैं। जब वो सारे परमिट इशू करने आगे निकल जाते हैं तो फिर दोबारा इसकी बारी बहुत मुश्किल होता है कि सेम डे आए, या बड़ी मुश्किल से उसको वापस बुलाना पड़ता है कि यार आओ ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है। तो रिसीवर पहले सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, फिर वो एंड में कहता है द इशुएंस ऑफ परमिट टू रिसीवर इन द ऑफिस शैल नॉट टेक प्लेस। वही वाली बात कि जो परमिट इशू करना है वो ऑफिस में बैठ के आपको परमिट इशू नहीं करना है। अब हुआ सर क्या एक जी, वो क्वेश्चन है। कहता है जी अपॉन रिसिप्ट ऑफ अ परमिट फ्रॉम द इशूअर द रिसीवर कैन कमेंस द वर्क। परमिट इशू हो गया। अब परमिट इशू होने के बाद रिसीवर काम स्टार्ट कर सकता है। व्हेन नो फर्दर वर्क इज टू टेक प्लेस अंडर अ परमिट द रिसीवर शैल साइन ऑफ एंड रिटर्न द परमिट टू इशूअर टू क्लोज द परमिट। काम खत्म हो गया, अब मजीद काम नहीं करना है। रिसीवर ने परमिट उठाया और इशूअर के ऑफिस में चला गया, अपना साइन किया, हम जी एक्टिविटी क्लोज कर रहे हैं। और परमिट इशूअर के पास वापस गया परमिट क्लोज करवाने के लिए भी, यानी जिसने इशू किया था अब वो ही इसको क्लोज भी करेगा। अपॉन रिसिप्ट ऑफ परमिट, जैसे ही परमिट उसके पास आया, द इशूअर एंड रिसीवर शेल इंस्पेक्ट द वर्क साइट टू इंश्योर दैट नो स्मोल्डरिंग इज प्रेजेंट। फिर दोबारा इशूअर रिसीवर के साथ जाएगा साइट पे और देखेगा कि एक्चुअली वर्क क्लोज हो गया है, कोई पीछे रेजिडुअल रिस्क तो नहीं बचा है, यानी कोई स्मोल्डरिंग हार्ड वर्क परफॉर्म कर रहे थे, कोई स्मोल्डरिंग, कोई जला हुआ मटेरियल, ये सब तो वहाँ पे अभी तक नहीं है। द वर्क साइट इज क्लीन एंड टाइडी, काम की जो जगह है वो क्लीन है, टाइडी है। एंड इक्विपमेंट जो थी उस काम को परफॉर्म करने के लिए लेफ्ट इन ए सेफ कंडीशन, सेफ कंडीशन में रखी गई हैं। तो वहां पे ही इशूअर परमिट को क्लोज करेगा। फिर इशूअर उससे परमिट ले लेगा, रिसीवर की कॉपी भी ले लेगा, अपनी कॉपी भी ले लेगा। फिर इशूअर वापसी पे जब साइट पे आता है द इशूअर शैल रिटर्न द इनवैलिड परमिट टू एचएससी परमिट कोऑर्डिनेटर फॉर फाइल। वो सीधा जाता है परमिट कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में, वहां से तीसरी कॉपी उठाता है, तीनों कॉपियों को स्टेपल करता है, क्लोजिंग सेक्शन में साइन करता है और उसको कहता है ये परमिट क्लोज हो गया। कोऑर्डिनेटर वो परमिट लेते साथ क्या करता है कि अपने डैशबोर्ड में उसको एंटर कर लेता है, अपने डैशबोर्ड में उसको डाल लेता है कि जी ये परमिट फ्ला टाइम ओपन हुआ था, आप क्लोज हो गए। तो उसके सिस्टम में वो परमिट क्लोज हो जाता है, अब मजीद उस पर कोई काम भी नहीं हो सकता। तो ये एक परमिट का फ्लो था। अब सम टाइम ऐसे होता है काम एक्सटेंड हो जाता है, रिवैलिडेट करना पड़ता है परमिट को। तो उस सूरत में क्या करना है, अगर काम सर एक्सटेंड हो यहाँ गया, पे एक हमने क्वेश्चन एक। पूछना है। जी। सर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि जो साइट पे एक्टिविटी होने जा रही है, वो जो रिसीवर है उसको किसने ऑर्डर दिया है कि आप ये प्रिपेयर करो, देन जाके इशूअर से आपने इशू करवाना है और ये एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। जी, जो परमिट रिसीवर होता है ना ब्रदर, वो एक्टिविटी एग्जीक्यूटर होता है। यानी आप साइट पे जाए ना तो वहाँ पे स्ट्रक्चर भी हो रहा होता है, रीइंफोर्समेंट की टीम अलग होती है, स्ट्रक्चर की टीम अलग होती है। अगर सीमेंट प्लांट की बात करूँ, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन, ये यूटिलिटी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सारी टीम्स काम कर रही होती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल सिविल की रिक्वायरमेंट है, सिविल को काम मिला है मैनेजमेंट की तरफ से कि ये आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो सिविल वाली टीम को परमिट इशू करवाना है। तो वो क्या है, रिसीवर है इस टाइम पे। अब या तो उनका अपना रिसीवर होगा, उसको वो कहेंगे ये साइट रेडी करो, या फिर जिस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है, WPR की वैकेंसीज आती हैं, हमें वो लेके जाते हैं, वो हमें हर टीम के साथ असाइन कर देते हैं, हम उनके परमिट रिसीवर होते हैं वहाँ पे। वो हमें
वो कंस्ट्रक्शन टीम, वो सिविल टीम, वो रीइंफोर्समेंट टीम, एज पर ड्राइंग जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उनको वो रिसीवर को कहते हैं भाई हमने कल ये काम करवाना है, उसके लिए साइट तुमने प्रिपेयर करवानी है, क्योंकि वो उनका परमिट रिसीवर होता है। तो ये असल में हमारे प्रोजेक्ट के गोल्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन करना, काम करना, माइक्रो टनलिंग करना, यूटिलिटी रिलोकेशन करना, ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना, रीइंफोर्समेंट का काम करना। यानी जिस काम के लिए हम जाते हैं बाहर मुल्कों में काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, या हमारे मुल्कों में, तो ज़ाहिर बात है ये तो हमें प्रोडक्शन टीम के एंड से गाइडलाइन मिलती हैं कि हमने ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। सर, जब एक टीम रिक्वेस्ट कर देती है परमिट को कि हमने कल ये काम करना है, तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन होगी काम करने वाली टीम की तरफ से, वो एडवांस में दी जाती है या जब पर काम शुरू होने से पहले, जी तब जी। वो सारा ये अभी डॉक्यूमेंटेशन समझ जी जाएगी? जी, अभी पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा है, कोई भाई बता सकता है इन भाई को? सर, मैं जरा लेट ज्वाइन हुआ ना, मुझे ये क्यूरी थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जी कि ये, क्योंकि आपने बताया था कि वो एडवांस पहले उसको 24 घंटे पहले या उससे ज़्यादा भी बता दिया जी, जाता है कोई कि ये भाई काम बताए होगा। ना और जी। मैं चाहता हूँ कोई, मैं भी आपको बता देता हूँ, कोई और भाई। अभी हम इसी प्रेजेंटेशन को। सर ने बोला है कि 15 घंटे पहले सारा रिक्वायरमेंट बता देगा वो उसको, फिर एग्जैक्टली उसके बाद वो नहीं एग्जीक्यूट सर, करवाएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, मतलब अब एक जगह तैयार हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने आना है, वो सारे इक्विपमेंट की सर्टिफिकेशन, पर्सनल की ट्रेनिंग रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड, सारा वो मतलब 24 घंटे पहले पहुंचा देंगे परमिट रिसीवर को। कम अज ये कम, मैं चीज पूछना चाह रहा था। आपको कम से कम आप उसको 15 घंटे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। इससे चौबीस ठीक है, वो इससे ज्यादा 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, एक वीक पहले बता सकते हैं, लेकिन वो कम से कम डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड आपने उसके अपने पास पहुंच जाता कॉन्ट्रैक्टर है। को 15 घंटे देने हैं अच्छा। कि वो साइट को आपकी रिक्वायरमेंट के रेडी है। मुताबिक रेडी कर ले। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन जो होगी सर, वो कब तक इशू मतलब जमा करा दी जाती है इशूअर को या देखें रिसीवर को? अगर देखें अगर आपने आपने आज काम आपने कल काम करना है, तो आज आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन, परमिट्स रेडी करके कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करना है कि कल हम सुबह 9 बजे हमने एक्टिविटी एग्जीक्यूट करनी है। कोऑर्डिनेटर आपकी उस रिक्वायरमेंट को नोट कर लेगा और इश्यूअर को इंटीमेट कर देगा, भाई कल जब आप परमिट इशू करने जाओगे तो फलां साइट पे आपने ये परमिट इशू करना है। सुबह 9 बजे आप उधर वेट करना शुरू कर दोगे, 10-15 मिनट में आपके पास इशूअर पहुंच जाते हैं। नहीं वो सारी चीज़ें सर, वेरीफाई वो तो मुझे करके समझ साइट आ के रहा है, ऊपर मैं कह परमिट रहा हूँ कि इशू जो कर। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जिस तरह होती है, मशीनरी की हो गई, जी आप बाकी जी जो, वो क्योंकि परमिट के साथ ही लगती है ना सारी, जी तो जी वो आपको कब जी। जमा करा दी जाती हैं? मतलब थर्ड थर्ड कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, या अगर आपकी अपनी कंपनी की टीम जमा कर रही है तो उन्होंने भी एटलीस्ट जमा तो करानी होती है, वो तो रिक्वायरमेंट है। देखें, एक तो जब तो मैं पूछना कॉन्ट्रैक्टर चाह आपके रहा हूँ कि पास वो। जी, एक तो जब जी जी। आपके पास कॉन्ट्रैक्टर आता है ना, उस वक्त वो सारी जी। अपनी इक्विपमेंट्स की सर्टिफिकेशन, अपना इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान, अपना मेथड स्टेटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जमा करवा देता है। अच्छा, वो एडवांस में हमारे पास मौजूद जी, वो होती है? सब चीज़ें आपके पास जमा करवा देता है। हाँ, ठीक अब है। इस दौरान अब उन्होंने काम परफॉर्म करना है, तो उनके पास ऑलरेडी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस होती हैं, हर चीज़ की स्कैन कापीज भी पड़ी होती हैं, ठीक उसी है। वक्त वो प्रिंट निकालते हैं और उस परमिट के साथ अटैच कर देते हैं। या वो ठीक है बता सर, देते थैंक हैं यू कि जी सर। हम इस क्रेन के साथ काम करेंगे, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट आपको सबमिटेड है, तो वो उधर से बंदा कापी निकाल लेता है। ठीक है सर। तो ओके, अभी शुक्रिया। परमिट को हमें रीवैलिडेट करना है जी। परमिट को हमें सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक शिफ्ट से काम एक्सीड कर जाता है, तो हमें परमिट को रीवैलिडेट करना होता है। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? व्हेन द वर्क कॉल फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ अ परमिट, द रिसीवर शall सस्पेंड द वर्क एंड रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ वैलिडेशन टू द इशूअर। अब इशूअर के पास ही ये राइट है कि वो परमिट को एक्सटेंड करे या रीवैलिडेट करे। अब काम बढ़ाने की जरूरत पड़ गई है, एक्सटेंशन की जरूरत पड़ गई है, तो हमने क्या किया कि परमिट को वैलिडिटी बढ़ाने के लिए हमने इशूअर से दोबारा बात की और काम को रोक दिया, सस्पेंड कर दिया। द इशूअर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल प्रिकॉशंस एंड रिक्वायरमेंट्स आर स्टिल इन प्लेस एंड कंडीशन इन द वर्क साइट आर मेंटेन्ड सेफ फॉर पर्सनल एंड इक्विपमेंट। इशूअर इस चीज़ का जिम्मेदार है कि वो ये इंश्योर करे कि जितने भी प्रिकॉशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अभी इन प्लेस हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो पहले था एज इट इज़ है, वही लोग हैं, वही इक्विपमेंट है, वही काम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। If the issuer agree to extend the permit, he shall define the time of expiry and sign in the permit to authorize the extension. अगर इश्यूर एग्री हो जाता है, सारी चीज़ें वो वेरीफाई कर लेता है, यार लोग भी वही हैं, इक्विपमेंट भी वही है, एक्टिविटी भी वही है, रिस्क भी वही हैं, कंट्रोल्स भी वही हैं, कोई चेंज स्कोप में भी काम के नहीं आ रहा, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, तो वो फिर एक्सटेंड कर देता है। अच्छा, एक्सटेंड कितने टाइम के लिए करेगा?
वो उसका इंटरनल प्रोसीजर जो कहता है वो उसको फॉलो करेगा। अब मैं अगर क्वार्ट सीमेंट की बात करूं तो मैं एक वीक के लिए एक्सटेंड कर सकता हूं परमिट को। अगर मैं अपने लास्ट प्रोजेक्ट कतर की बात करूं तो वहां पे एक्सकवेशन परमिट एक वीक के लिए एक्सटेंड होता था, बाकी सारे परमिट एक शिफ्ट के लिए होते थे। अगर मैं इससे पहले जो मेरे कंपनीज हैं उनकी बात करूं तो उसमें एक शिफ्ट वन परमिट फॉर द वन शिफ्ट। एक्सटेंशन करनी है तो एक्सटेंशन की कॉपी पे नया नया पूरा फॉर्म वो फिल करना पड़ता था आपको। तो अब ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोसीजर डेवलप करेगी, उसमें लिखा होगा जिस तरह के मैंने शुरू में आपको बोला कि आपके परमिट के बैक एंड पे एक प्रोसीजर होता है जो कि उस परमिट को ड्राइव कर रहा होता है। ऑडिटर जब भी आता है वो आपका प्रोसीजर उठाता है, उठा के उस प्रोसीजर को एक दफ़ा गो थ्रू करता है, उसमें मेन मेन 6-7 पॉइंट निकालता है जिन पे वो ऑडिट करता है और साइट पे चला जाता है और लोगों से कहता है जी परमिट दिखाएं। परमिट देख के उस प्रोसीजर के साथ क्रॉस मैच करता है और मैच करके फिर आपको एनसी देता है या माइनर ऑब्जर्वेशंस देता है उस परमिट के ऊपर कि ये चीज़ इंप्रूव कर लें। तो आपका प्रोसीजर ड्राइव करेगा आपके परमिट को। अगर आपका प्रोसीजर कहता है ये एक्सकवेशन हो रही है, एक वीक के लिए एक्सटेंशन दे दो विद सेम टीम विद सेम इक्विपमेंट विद सेम एक्टिविटी, तो वो एक वीक के लिए एक्सटेंड कर देगा। द रिसीवर रिटर्न द एक्सटेंडेड परमिट टू द वर्क साइट एंड रिज्यूम द वर्क। रिसीवर क्या करेगा कि वो अपना परमिट वापस साइट पे ले आएगा एक्सटेंड होया हुआ और काम को दोबारा स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, परमिट में ये भी होता है कि समटाइम हम जब काम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं। तो अभी हम इस एस्पेक्ट को भी देखते हैं। अभी हमने पहले ऑपरेशनल प्रोसीजर को देखा, फिर हमने देखा इसको रिवैलिडेट करना है तो क्या तरीका है, फिर हमने देखा अब अगर कोई साइट पे इमरजेंसी अकर हो गई है तब हमें क्या करना है। वो कहता है व्हेन एन इमरजेंसी सच एज फायर इंसिडेंट, टॉक्सिक गैस रिलीज, नेचुरल calamities has taken place, the receiver shall immediately stop all work and shut down all equipment। जैसे ही कोई इमरजेंसी हो गई, टॉक्सिक गैस रिलीज हो गई, आग लग गई, कोई और नेचुरल हमारे पास कोई क्लाइमेटिक चेंज आ गई, हमारे पास क्लाइमेट के हवाले से आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो फिर क्या करेगा रिसीवर इमीडिएटली काम को बंद कर देगा और सारी इक्विपमेंट शट डाउन कर देगा। लिफ्टिंग हो रही है तो क्रेन को सेफ कंडीशन में खड़ा कर देगा। अगर आप कंफाइंड स्पेस के अंदर थे और कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होगी, H2S रिलीज होगी, तो लोगों को फौरी तौर पे बाहर निकाल देगा और काम को सस्पेंड कर देगा। ऑल परमिट शेल बी नलीफाइड, सारे परमिट नलीफाइड हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। एंड नो वर्क शेल बी रिज्यूम्ड अनलेस न्यू परमिट हैव बीन इशूड आउट बाय द इशूअर। अब उस वक्त तक काम परफॉर्म नहीं हो सकता जब तक ईश्वर दोबारा से नए परमिट इशू ना करे। वो पुराने परमिट सारे कैंसिल हो गए, उसने कैंसिल पे करके उनको क्लोज करके और वापस ईश्वर को दे देने हैं, कोऑर्डिनेटर को वो दे देगा और इसको क्लोज करके डाल देगा कि जी ये नलीफाइड हो गए थे ड्यू टू इमरजेंसी। Prior to the issuance of a new permit, the issuer shall visit the worksite to ensure that there is no imminent hazard risk present and that the work site is safe for work। अब इशूअर जब इमरजेंसी होगी तो फिर वो दोबारा साइट पे आएगा, क्योंकि इमरजेंसीज के बाद नॉर्मली क्या होता है कि साइट की कंडीशन चेंज हो जाती है, तो वो दोबारा साइट को विजिट करेगा। अगर तूफान आया है तो साइट की कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर H2S गैस रिलीज हुई है तो बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं, लोग एवैक्यूएट करते हैं, इक्विपमेंट्स सम टाइम प्रॉपरली काम नहीं करती हैं, तो बहुत सी चीज़ों यानी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं आफ्टर इमरजेंसी। तो उसके लिए दोबारा मैंडेटरी है कि इशूअर साइट पे जाए और जाके चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करे और दोबारा से परमिट इशू करे। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी सारे परमिट नलीफाइड हो जाते हैं और इश्यूर दोबारा आता है। और रिसीवर का काम होता है कि फिर इमरजेंसीज के दौरान या इमरजेंसी के बाद काम को रिज्यूम ना करे, नया परमिट इशू करवाए, उन सब परमिट को क्लोज कर दे। तो अभी ये परमिट का फ्लो है जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। तो मेरे ख्याल से दोबारा ज्वाइन करते हैं क्योंकि 1 मिनट के बाद मुझे लगता है कि ये खुद बंद हो जाएगी, तो एक दफ़ा बंद करके दोबारा ज्वाइन कर देते हैं जी। ये थी ओके सर। ये लास्ट